एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेसिकली पूरा एक यूनिट है जेनेटिक्स, जिसके अंदर दो बड़े चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हर साल नीट एग्जाम में यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज शुरू करते हैं इस यूनिट को और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह के टाइम से इसको ख़त्म करें और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं जिससे कि लगातार नीट एग्जाम में सवाल आ रहे हैं वो हम यहीं पर डिस्कस कर लें। इससे पहले हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ लिया है और प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी अलग से एक वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में क्लिक करिएगा और आपको सारी वीडियोज़ उसी सीक्वेंस में मिल जाएंगी जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में दे रखी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि नया यूनिट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से मतलब साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड द कॉजेज ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ दो लफ्ज़ आए, एक इनहेरिटेंस और दूसरा वेरिएशन। माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है यानी द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी, और इसी को लफ्ज़ दिया जाता है इनहेरिटेंस, यानी कि कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना। माँ बाप और बच्चों को अगर देखा जाए, जैसे हाथी के बच्चे हाथी की तरह लगेंगे और कुत्ते के बच्चे कुत्ते की तरह लगेंगे, बर्ड्स के बच्चे बर्ड्स की तरह लगेंगे, इंसान के बच्चे इंसान की तरह लगते हैं। अब सिमिलैरिटी है, लेकिन तब भी एक घर में अगर 4 बहन भाई हैं तब भी उनके चेहरे एकदम सेम नहीं होते, हाइट, वेट, इंटेलिजेंट, आईक्यू लेवल उनका सबका सेम नहीं होता। ये चीज़ कहलाती है वेरिएशन, यानी अकरेंस ऑफ डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स। तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और कॉजेज ऑफ वेरिएशन, ये कहलाती है जेनेटिक्स। जब जब जेनेटिक्स की बात होती है 10th क्लास से आप सुन रहे हैं, जहन में नाम आता है ग्रीगर जॉन मेंडल का, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। वो बात अलग है कि 1856 में इन्होंने रिसर्च शुरू की थी गार्डन पी प्लांट पैसन सेटाइवम पर। उस वक्त एक चर्च में मॉन्क थे। मॉन्क उन लोगों को कहते हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर देते हैं यीशु मसीह की इबादत करने में और लोगों को अच्छी बातें बताने में। खैर, तो 1856 में इन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की और 1863 तक ये रिसर्च चली, यानी लगातार 7 साल तक इन्होंने गार्डन पी प्लांट पे काम किया। 2 साल के पेपर वर्क के बाद 1865 के बाद इन्होंने अपने पेपर को पब्लिश होने के लिए दिया। ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर एक जगह है बर्न, वहाँ पर। तो ये जो हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जॉन मेंडल की, 22 जुलाई 1822 में ये सिलिसन विलेज हेजेंडॉर्फ एक जगह ऑस्ट्रिया कंट्री में, एक एशियन कंट्री है, वहाँ ये पैदा हुए थे। और 1856 में उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की थी। वहीं ऑस्ट्रिया कंट्री में एक जगह बर्न है, गार्डन पी प्लांट पर 63 तक ये रिसर्च चली और उसके बाद 2 साल के वर्क के बाद इन्होंने अपने पेपर को पब्लिश होने के लिए दिया एक सोसाइटी में, उसका नाम है एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न, और वहाँ की मैगजीन में इनका पेपर पब्लिश हुआ। 1866 में जब इनका पेपर पब्लिश हुआ तो लोगों ने उस पेपर को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसमें बहुत सारी वजूहात थी जिसके बारे में आगे एनसीईआरटी में बताया गया है। हम लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे तो उनको बातों को डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लोगों के सामने, नज़र के सामने से ऐसे निकल गया जैसे कोई बात ही ना हो। इसी बीच 1884 में मेंडल की डेथ हो गई और इनको ब्राइट डिजीज़ हुई थी जो आजकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से पढ़ाई जाती है, और ये बात वहीं ख़त्म हो गई। और अपनी इस 7 साल की रिसर्च में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें मेंडल ने बताया था कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। 84 में इनके साथ इनकी बात भी ख़त्म हो गई। 1900 में इत्तेफाक वाली बात, 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डे वरीज, टिशेमार, कार्ल कॉरेंस, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे और सबने अलग अलग प्लांट पर रिसर्च की। और इत्तेफाक वाली बात, तीनों की रिसर्च 1900 में पब्लिश हुई और उन्होंने वही बात बताई जो कि अब से तकरीबन 34 साल पहले 1866 में मेंडल की रिसर्च से सामने आई थी, जिसमें कि इनहेरिटेंस के बारे में बात हुई थी। तो फिर ह्यूगो डे वरीज ने मेंडल की रिसर्च को निकलवाया और दोबारा से पब्लिश कराया 1901 में एक मैगजीन में जिसका नाम है फ्लोरा। समझ में आए इतनी बात? तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, और इसी चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में थोड़ी सी बात होगी डीएनए की और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब जब डीएनए का जिक्र होता है तो आपके जहन में नाम आता है वाटसन क्रिक, पूरा नाम है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। 1953 में इन्होंने दिया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, जिसके लिए 1962 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। एनसीईआरटी में इस यूनिट से शुरुआत में हल्का सा इनका जिक्र किया गया है, जहाँ पर कि बताया गया वाटसन जूलॉजी लाइन का आदमी था और क्रिक फिजिक्स लाइन का बंदा था। और ये सवाल नीट एग्जाम में आ चुका है कि क्रिक वाज द मैन ऑफ फिजिक्स। 1953 में इन्होंने दिया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, जिसके लिए 1962 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। और भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। मैं आपको हल्का सा इस चैप्टर का आइडिया दिखा देता हूं। तो यहाँ एनसीईआरटी में वाटसन क्रिक का दोनों का फोटो दे रखा है और ये बात यहाँ बताई गई है कि जो वाटसन थे ये
जूलॉजी फील्ड के बंदे थे, और ये जो क्रिक था, क्रिक वॉज द मैन ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलकर दिया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए इन 1953। 1953 में इन लोगों ने दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1962 में। अब क्योंकि ये सवालात नीट एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर शुरुआत में जिक्र भी था तो मैंने बता दिया। फिलहाल हमारा पहला टॉपिक रहेगा जेनेटिक्स, और हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, क्या बात एनसीईआरटी बताई गई। हल्का फुल्का जो 10th क्लास में आपने और 12th रेगुलर में आपके टीचर ने बताया होगा कि मेंडल ने पी प्लांट पर स्टडी किया था, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स पर स्टडी किया था। 7 कैरेक्टर्स में एक था हाइट ऑफ द प्लांट, 2 थे उसके अंदर फ्लावर कैरेक्टर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजिशन, 2 थे उसमें सीड का कलर कैरेक्टर, सीड का कलर, सीड का शेप, और 2 थे उसमें पॉड के कैरेक्टर, पॉड का शेप, पॉड का कलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीड, पॉड और फ्लावर के 2-2 कैरेक्टर थे, तो 6, और एक हाइट का कैरेक्टर, टोटल हुए 7 कैरेक्टर। हर कैरेक्टर में उसने 2 अपोजिट ट्रेट लिए थे। ट्रेट मतलब कि जो कि 2 अपोजिट कंडीशन में कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब उसने हाइट देखी प्लांट की, तो उसने 2 तरीके के प्लांट लिए थे अपने रिसर्च के लिए, एक टॉल प्लांट 6-7 फीट का पी प्लांट, और एक 1 सवा फीट का प्लांट। ऐसे ही उसने जब सीड्स की बात की तो उसने सीड में 2 चीज़ें ली, राउंड और येलो सीड्स, और कलर की बात होगी सीड के तो फिर येलो एंड ग्रीन सीड्स। तो यानी हर कैरेक्टर में 2-2 चीज़ें थी, ये दोनों चीज़ें कहलाती हैं उसकी ट्रेट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि गार्डन पी प्लांट के 7 कैरेक्टर पर मेंडल ने रिसर्च की थी, या फिर उसके 14 ट्रेट्स पर। शुरुआत में उसने एक एक कैरेक्टर को लेके, जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट देखिए, एक टॉल प्लांट को डॉफ प्लांट से क्रॉस कराया, यानी उसने कराया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और फिर बाद में उसने 2-2 कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस कराया, जैसे कि आपने बहुत मशहूर क्रॉस 10th में ही पढ़ा होगा, राउंड एंड येलो सीड्स को क्रॉस कराया गया रिंकल ग्रीन सीड्स, और ये कहलाया डायहाइब्रिड क्रॉस। कुछ यहाँ से उसने कॉन्सेप्ट और दिए जो कि आगे जाके लॉज में कन्वर्ट हुए, और 3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं आपके सिलेबस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 1 बाय 1 हम इसके बारे में बात करें। देखते हैं पहले एनसीईआरटी में टॉपिक को किस तरीके से शुरू किया गया। तो पहला चैप्टर हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। शुरुआत में एनसीईआरटी में लिखा हो, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल। क्या आपको कभी ये सोचकर ताज्जुब नहीं हुआ कि एलिफेंट के घर में हमेशा बेबी एलिफेंट ही क्यों पैदा होता है, कोई दूसरा जानवर क्यों नहीं। वाई मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट, और क्यों मैंगो सीड में से ही मैंगो प्लांट निकलता है, कोई दूसरा पौधा क्यों नहीं निकलता है। गिवन दैट दे डू, आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्या ये ऑफस्प्रिंग जो बच्चे पैदा होते हैं अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेम होते हैं, और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, या उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको डिफरेंसेस नजर आते हैं। आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के बिल्कुल 100% फोटोकॉपी हैं, या आप और आपके पेरेंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको समझ में आता है। Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? क्या आपको कभी सुन देखकर ताज्जुब नहीं होता कि कभी तो बहन भाई किसी घर में बिल्कुल सेम लगते हैं, और ऐसा भी होता है कि बहन भाई में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. इस तरीके के सवालात डील होते हैं साइंस की ब्रांच में, इसका नाम है जेनेटिक्स। This subject deals with the inheritance as well as the variation of characters from parents to offspring. इस सब्जेक्ट के अंदर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, कैसे चीज़ें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, और इसके अलावा बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन मतलब कि बदलाव, जैसे एक घर में 4 बहन भाई हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं होते एक दूसरे की, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। माँ बाप और बच्चों को भी देखें, जबकि वही माँ बाप हैं तब भी बच्चों और माँ बाप में भी फ़र्क नज़र आता है, ये कहलाता है वेरिएशन। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। एनसीईआरटी की लाइन है तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स टू प्रोजेनी, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, तो आप इसे डन कर देंगे, हाँ ये लाइन सही है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो माँ बाप और बच्चों में आपस में जो फ़र्क होता है यही कहलाता है वेरिएशन। तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। आगे इन्होंने थोड़ा सा हिस्ट्री में गए, बताया कि ये जो वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं माँ बाप और बच्चों में फ़र्क है, बच्चों में आपस में फ़र्क है, ये इंसान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से 1000 से 8000 साल पहले से जानता था। अब ये एडी चल रहा है, ये बीसी की बात। अब इतना पहले से इंसान जानता था, तभी आप ये बात देखेंगे कि उस ज़माने में लोगों ने हाइब्रिड्स बनाए थे।
प्लांट्स को क्रॉस कराया था, सिलेक्ट करके प्लांट्स को, जानवरों को क्रॉस कराया था, यानी उनको ये बात मालूम थी कि ये कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद है, ये इसके अंदर मौजूद है, अगर हम इन्हें क्रॉस करा दें तो ये कैरेक्टर अगले पेरेंट्स बच्चे के अंदर आ जाएंगे। यानी कि बच्चे माँ बाप से डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर कैरेक्टर्स आ जाते हैं अपने माँ बाप के। तो यहाँ से ये बात समझने की है कि 1000 से 8000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों को ये बात मालूम थी, लेकिन इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है वो पता नहीं था। Human knew from as early as 1000 से 8000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. One of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. They exploited the variations that were naturally present in the wild population. उन्होंने exploit किया, ख़त्म किया variation को जो कि naturally present था wild populations में, wild population में the original population of the plants and animals to selectively breed. क्योंकि उन्होंने select करके plants और animals को उनको breed कराया एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिक दैट पर डिजायरेबल कैरेक्टर्स, और उनको फिर सिलेक्ट किया जिनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स मौजूद थे। यहाँ पर कहने का मतलब ये, जैसे कि आपने एक प्लांट ऐसे लिया जिसके अंदर फसल की क्वालिटी बहुत बढ़िया है लेकिन उसकी जड़ में कीड़ा लग जाता है, फिर आपने एक दूसरा प्लांट सेलेक्ट किया जिसकी जड़ में कीड़ा नहीं लगता है, उन दोनों को क्रॉस कराया गया और एक नया प्लांट ऐसा तैयार हुआ जिसके अंदर फसल की क्वालिटी बहुत बढ़िया, उसकी डिजीज रेजिस्टेंट भी है वो। तो ये जो नया प्लांट बनेगा डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाला, ये कहलाएगा हाइब्रिड। समझने की बात ये, 500,000 प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराने पर एक ऐसा प्लांट तैयार हो पाता है कि जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स के आ जाते हैं। इसलिए वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की लास्ट में भी आपने लाइन सुनी थी कि हाइब्रिड सीड्स महंगे होते हैं क्योंकि इतना आसान नहीं होता, काफ़ी लेंथी टेडियस प्रोसेस है जिसमें कि 2 प्लांट्स को आप क्रॉस कराएं तो अगले प्लांट के अंदर सारे ही कैरेक्टर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है दोनों के जो खराब कैरेक्टर्स है वो प्रोजेनी के अंदर आ जाए, इसलिए हाइब्रिड सीड्स काफ़ी महंगे होते हैं। फिर वहाँ पे वो एपोमिक्सिस का कॉन्सेप्ट आया था कि अगर वो पता चल जाए कि वो कौन से जीन्स हैं जिसकी वजह से एक प्लांट के अंदर खुद ब खुद सीड का फॉर्मेशन हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त रिसर्च होगी आने वाले ज़माने के लिए कि हाइब्रिड सीड्स के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी और किसान डायरेक्ट उस प्लांट को खरीदेगा और उसके सीड्स को लगातार उगाता चला जाएगा, है ना। याद है आपको वाली लाइन? आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने बात की थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल, खुद से आप सिलेक्ट करेंगे प्लांट्स एनिमल्स को या उन्हें पालेंगे विद वाइल्ड काउ। वी हैव नोन इंडियन ब्रीड द साहिवाल काउ इन पंजाब। तो यहाँ से एक सवाल ये बन सकता है, खैर हाइब्रिडाइजेशन की बात यहाँ चल रही थी कि साहिवाल काउ कहाँ से बिलोंग करती है, तो पंजाब से बिलोंग करती है। जैसे छोटा सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, हमें ये बात समझ में आ रही है कि हमारे एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में पता था और वेरिएशन के बारे में पता था। दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमेना, लेकिन उनको इसकी साइंटिफिक बेसिस का बहुत थोड़ा सा ही आइडिया था। यहाँ एनसीईआरटी बड़ा खूबसूरत फोटो दे रखा है पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स जिस पर कि मेंडल ने रिसर्च की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं सीड में 2 कैरेक्टर दिखाए, राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर के अंदर येलो ग्रीन, फ्लावर में वायलेट और वाइट, पॉड शेप फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड, दूसरी जगह यहाँ पर इन्फ्लेटेड भी लिखा हुआ है एक जगह एनसीईआरटी में। पॉड कलर के अंदर उल्टा मामला है, पॉड में ग्रीन और येलो, और इसके अलावा फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, अगर एक ही नोट से कई सारे फ्लावर निकल रहे हैं तो टर्मिनल, एक नोट से एक ही फ्लावर निकल रहा है तो एक्सियल। और इसके अलावा हाइट ऑफ द प्लांट में 2 हैं, या तो प्लांट टॉल होता है या डॉर्फ होता है। टॉल 6-7 फीट का मटर का पौधा उसे कहा जाता है टॉल, और 1 फीट का उसे कहा जाता है डॉर्फ। बीच वाली हाइट के प्लांट नहीं होते, या तो वो टॉल होते हैं या फिर वो डॉर्फ होते हैं। तो टोटल मेंडल ने रिसर्च की 7 कैरेक्टर्स पर। इस पर बहुत सारी बातें हैं, हम अभी टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस करते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी ने कैसे शुरू किया। तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमारा अगला टॉपिक है। इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस। मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा मेंडल ने जब अपनी रिसर्च की थी वो 1856 से 1863 के बीच की बात है, तो यानी कि 19वीं सदी के बीच का टाइम चल रहा था। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है एनसीईआरटी बेस, मेंडल कौन से ज़माने का साइंटिस्ट था, कौन से ज़माने का जेनेटिसिस्ट था, तो मिड 19th सेंचुरी का। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years 1856 से 1863। बहुत बार ये सवाल नीट एग्जाम में आ चुका है कि मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो गार्डन पी प्लांट के ऊपर, पाइसम सेटाइवम के ऊपर किए थे, वो कौन सी ईयर में किए थे? 1856 से 1863। प्रीवियस ईयर में गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम भी पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए, वैसे तो 10 से ही याद होगा। इसे बोला जाता है पाइसम सेटाइवम। साइंटिफिक नेम है गार्डन पी प्लांट का पाइसम सेटाइवम, ठीक है ना। अच्छा, and proposed the laws of inheritance in living organ. During Mendel's investigation into inheritance patterns, it was for the first time that statistical and mathematical logic were applied to problems in biology. हो सकता है वो इस लाइन को आपसे पूछ ले
ट्रू फॉल्स में अब तो इसी तरीके से पेपर बनना कि ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाई किया गया इन द प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाई किया गया था। हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज which gave greater credibility to the data that he collected। इस लाइन से भी नीट एग्जाम में सवाल आ चुका है कि मेंडल की रिसर्च को इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि उसने रिसर्च बहुत सारे प्लांट पर की थी, क्योंकि बहुत सारे प्लांट पर रिसर्च की थी तो इससे उसके रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाती है। हिज एक्सपेरिमेंट हैज़ अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, क्योंकि बहुत सारे प्लांट पर, हज़ारों प्लांट पर उसने रिसर्च किया था, विच हज़ार नंबर ऑफ प्लांट्स के ऊपर, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड, जिसकी वजह से इसके रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती। ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इंटरफेरेंसेज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स। टेस्ट प्लांट यहाँ पर ये बात कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस की। आपको याद होगा अगर आप पहले पढ़ चुके हैं अगर ड्रॉप ईयर में कि जैसे टॉल प्लांट को डॉफ प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन वाला प्लांट टॉल होता है, वो होता है हाइब्रिड टॉल है, देखने समझ में नहीं आता खैर कि उसके अंदर कैपिटल टी वाले एलील हैं दोनों या कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। अब ये पता करने के लिए कि कोई प्लांट आपके सामने टॉल है कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है, उसको हम रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, वरना अभी आगे थोड़ी देर में बात आ जाएगी। अब रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, अगर सारे ही प्लांट टॉल आते हैं तो इसका मतलब वो प्लांट जो था जो आपको देखने में टॉल लग रहा था वो होमोजाइगस टॉल था, दोनों टी इसमें कैपिटल थे, और अगर 50% टॉल 50% डॉर्फ आते हैं तो हेटेरोजाइगस टॉल था। तो इसका मतलब ये अगर F1 हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, इसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। इसी से मेंडल पता लगाता था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला ये प्लांट है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। आपको ये बात समझ में ना आ रही हो, अगर आप पहली बार जेनेटिक्स सुन रहे हैं तो आगे की बातों में आपको ये लाइंस भी क्लियर हो जाएंगी। Prove that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। यहाँ पर एनसीईआरटी में ये बात बताई गई है कि इसने जो ये रिसर्च की, टेस्ट क्रॉस वगैरह कराए, उससे ये बात समझ में आती है कि इसके जो रिसर्च थी उससे बिल्कुल क्लियर कट रूल समझ में आते इनहेरिटेंस के, वो कोई अनसब्सटेंटिएटेड आइडियाज़ नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसी कोई बात उसने नहीं बताई थी जिसे प्रूव ना किया जा सके। अनसब्सटेंटिएटेड आइडियाज़ ऐसी बातें, ऐसे आइडियाज़ जिन्हें प्रूव ना किया, ऐसा नहीं था। उसके जो रूल्स थे वो बाकायदा प्रूफ के साथ थे। Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits। Mendel ने garden pea plant के two opposing traits लिए। इन opposing traits को contrasting traits भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? contrasting traits। अगर कोई भी कैरेक्टर दो अपोजिट कंडीशन मौजूद है उसे बोला जाता है contrasting traits। contrasting traits फॉर एग्जाम्पल टॉल, डॉफ, येलो, ग्रीन सीड्स, ये सब पर उसने रिसर्च किया था। This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inheritance in them। मेंडल के बाद और भी बहुत सारे लोगों ने हेरिडिटी पर काम किया है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें सामने आई, लोगों नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आए। जैसे मेंडल के बाद आप मॉर्गन के बारे में पढ़ेंगे, उसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है, और उसी की रिसर्च थी ड्रोसोफिला पर की वजह से आपको लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट जो आज हम समझते हैं। बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंड, नाइट ब्लाइंड, वो तभी पॉसिबल हो पाया जबकि मॉर्गन ने काम किया। तो मेंडल और उनके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को फिर क्लियर हुई। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। यहाँ पर एक बात समझने की है, जैसे कि जो पी प्लांट है इसके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, इसके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी उसके अंदर मेल वाला पार्ट भी है और फीमेल वाला पार्ट भी, उसमें स्टैमेन भी है और उसमें पिस्टल भी है। वैसे तो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट भी लाइन सुनी थी कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन उनके अंदर ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर टेंडेंसी देखी जाती है वो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। इधर पी प्लांट के फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की टेंडेंसी, वो अपने ही फ्लावर पर पॉलिन ग्रेन को लैंड करा देता है। मेंडल को कराने थे अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट, अपने हिसाब से पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, जो टॉल को डॉफ से क्रॉस कराना था, तो उसने क्या किया, जैसे मेल प्लांट को बनाया, टॉल प्लांट को उसने बनाया मेल, और उसे डॉफ प्लांट को बनाना था फीमेल। तो उसके ऊपर जितने भी फ्लावर थे उनके फीमेल वाले पार्ट को रहने दिया, मेल वाले पार्ट को काट के निकाल दिया, मतलब स्टेमन को काट के निकाल दिया। उधर आपने पढ़ा भी था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में से कि अगर हम एंथर को काट के निकाल देते हैं तो इसे मैस्कुलेशन कहते हैं। इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ द एंथर या स्टेमन इज नोन एज
इमैस्कुलेशन। अब उसमें तो ये है कि फीमेल वाले पार्ट के ऊपर कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आ सकता है, तो अपनी मर्जी का पॉलन ग्रेन लैंड करे, उसलिए फीमेल पार्ट को कवर कर दिया था बैग से, इसको कहा जाता था बैगिंग। तो ये जो इमैस्कुलेशन बैगिंग किया जाता था इसलिए किया था ताकि हम अपनी मर्जी का पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन करा सकें। तो मेंडल ने यहाँ पर इस बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट के अंदर अपनी मर्जी से पॉलिनेशन कराया बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है एनसीईआरटी के अंदर कि मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब यही है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर अपनी मर्जी की पॉलिनेशन कराने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन, यहाँ एनसीईआरटी में बताया गया है ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स कहने से मतलब क्या, जैसे अगर आप टॉल प्लांट लेंगे तो उसके अंदर दोनों एलील दोनों टी कैपिटल होने चाहिए, ड्वार्फ प्लांट उसके अंदर दोनों टी स्मॉल होने चाहिए। यहाँ एनसीईआरटी में 3 कैरेक्टर बताए गए ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन किसे कहा जाता है। अ ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन इज द वन हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि लगातार काफी समय से जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराए गए हों। शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, उसके अंदर ट्रेड में कोई तब्दीली ना आ रही हो, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो कर रहा हो। एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, और कई जनरेशन से वो ट्रेट उसके अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो 3 बातें बताई गई। नीट एग्जाम में इससे सवाल भी आ चुका है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो तीनों ऑप्शन ये देगा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज देगा। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इट हैज अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। ये 3 लफ्ज हैं, आप इन्हें याद कर लेंगे कि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स के अंदर ये कैरेक्टर्स यानी ट्रू प्लांट्स के अंदर ये कैरेक्टर देखे जाते हैं। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज, इसके बारे में बात कर चुके हैं। मेंडल ने एक्चुअल में 7 कैरेक्टर पर स्टडी किया था, जैसे हाइट ऑफ द प्लांट है, 2 सीड के कैरेक्टर थे, कलर ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड, 2 फ्लावर के थे, कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, 2 पॉड के थे, कलर ऑफ पॉड एंड द शेप ऑफ द पॉट। तो टोटल कैरेक्टर हो रहे थे 7। अब जैसे उसने हाइट ऑफ द प्लांट लिया तो उसके अंदर से एक प्लांट टॉल लेना था और एक ड्राफ लेना था, जब उनके बीच में क्रॉस कराएगा तो उसके लिए उसे 2 प्लांट चाहिए, टॉल और ड्राफ। तो हम ये कह सकते हैं मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स पर या 14 ट्रेट्स के ऊपर रिसर्च की थी। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी से चाहिए होंगे एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द 1 कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब वही है कि वो ट्रेट जो कि 2 अपोजिट कंडीशन मौजूद हो। Some of the contrasting traits selected were smooth और wrinkled seed, yellow और green seed, inflated यानी कि full और constricted। एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पर इसका पूरा एक चार्ट दे रखा है जहाँ से नीट एग्जाम में सवाल भी आए हैं, देख लेते हैं इसे एक बार। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जैसे स्टेम हाइट में 2 थी, टॉल और ड्वार्फ। मेंडल ने जब एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया तो अगली जनरेशन सारे प्लांट टॉल आ रहे थे। तो यहाँ से उसने ये रिजल्ट निकाला कि इसका मतलब जो टॉल वाले जीन है वो डोमिनेंट है, जो ड्वार्फ वाला जीन है वो रेसेसिव है। ये जो टॉल वाला एलील है वो डोमिनेंट है, जो ड्वार्फ वाला एलील वो रेसेसिव है। एक्चुअल में जो कैरेक्टर होता है उसके लिए जीन लफ्ज बोला जाता है, जैसे कि हाइट वाला प्लांट के अंदर एक जीन होगा। अब हाइट वाला जो जीन है उसमें वो कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, तो उसको बोल दिया था एलील। तो जो डोमिनेंट एलील है वो कैपिटल टी वाला है, जो रेसेसिव एलील है स्मॉल टी वाला है। ऐसे ही जब उसने राउंड सीड्स को रिंकल्ड सीड्स के साथ क्रॉस कराया प्लांट के अंदर तो सभी चीज़ होंगी, उसने बस फोकस किया सीड के ऊपर, एक ही कैरेक्टर के ऊपर। तो जब क्रॉस कराया तो उसने पॉलन ग्रेन को लैंड कराया होगा, स्टिग्मा, फिर पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उस प्लांट के अंदर फीमेल प्लांट के अंदर नए सीड्स बने होंगे। उन सीड्स को जब उगाया तो उसने देखा उनके अंदर राउंड सीड ही थे, तो यहाँ से उसने रिजल्ट निकाला इसके अंदर जो राउंड सीड्स वाले एलील है वो रिंकल्ड सीड वाले एलील के ऊपर डोमिनेंट है। तो यहाँ पर 7 कैरेक्टर के अंदर इन्होंने डोमिनेंट रेसेसिव के हिसाब से बताया, जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट में डोमिनेंट है टॉल और रेसेसिव है ड्वार्फ, शेप ऑफ द सीड में डोमिनेंट है राउंड, रेसेसिव है रिंकल्ड, कलर ऑफ सीड में डोमिनेंट है येलो, रेसेसिव है ग्रीन, शेप में डोमिनेंट कलर येलो है। जबकि आप पॉड में देखेंगे तो डोमिनेंट कलर ग्रीन है, रेसेसिव है येलो। पॉड शेप के अंदर डोमिनेंट है सीधा सीधा यानी इन्फ्लेटेड या फुल, और रेसेसिव है कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी थोड़ा टेढ़ा बेड़ा। फ्लावर पर अगर देखें तो डोमिनेंट है इसमें वॉयलेट कलर, रेसेसिव वाइट, और अगर आप देखें पोजीशन पर तो एक्सियल टर्मिनल में एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल रेसेसिव है। तो कुल मिला के मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर पर स्टडी किया या फिर 14 पी प्लांट वेराइटीज के ऊपर यानी 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को उसने स्टडी किया था। यहाँ पर प्रीवियस ईयर में सवाल ये पूछा जा चुका है कि मेंडल ने पी प्लांट के अंदर फ्लावर बेस कितने कैरेक्टर स्टडी किया, 2, कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। सीड बेस कितने कैरेक्टर थे, 2, कलर ऑफ सीड और शेप ऑफ द सीड। पॉड बेस कितने कैरेक्टर थे, 2, कलर ऑफ पॉड एंड द शेप ऑफ द पॉड। कॉम्पिटिशन में एक बार सवाल ही पूछे कि कलर बेस कितने कैरेक्टर थे, तो कलर बेस 3 कैरेक्टर थे, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड एंड द कलर ऑफ द पॉड। समझ में आया इतनी बात, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी। यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो आप चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी मिलने वाली है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।